नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप और ट्यूटोरियल क्लासेस में। एक लंबे समय के बाद आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। काफ़ी समय से ज्योग्राफी की वीडियो में ब्रेक लग गया था। अब कंटिन्यू ज्योग्राफी की सारी वीडियोस क्रमबद्ध आती रहेंगी। आज का जो टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। आज के टॉपिक्स को समझने के लिए सामने जो डायग्राम बना हुआ है उससे पहले इस चार्ट को समझेंगे। इस डायग्राम में 3 परतों को अच्छे से समझाया गया है। जैसे पृथ्वी के नीचे जाने पर पृथ्वी की संरचना को किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से उसमें तत्व मिलते हैं, वो सब इसमें अच्छे से बताया गया है। तो पृथ्वी की मुख्य रूप से ये 3 संरचनाएं हैं, 3 परतें हैं। एक भूपर्पटी, एक मेटल और एक कोर। ये 3 परतों को समझने से पहले हम इस चार्ट को समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है किस तरीके के और इसका कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत में। तो अप्राकृतिक स्रोत में आते हैं घनत्व। सबसे पहले बात करेंगे डेंसिटी यानी घनत्व की। तो घनत्व जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं गहराई बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो समझते हैं। तो देखिए घनत्व के लिए एक ऊपर चार्ट बना हुआ है। तो ये ऊपरी संरचना है जहाँ हम खड़े हैं और ये सबसे केंद्र बिंदु है। तो अगर हम बात करें भूपर्पटी की, इसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, इसकी ऊपरी, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट कहा जाता है। ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो इसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और ये बढ़कर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। वहीं अगर मेटल की बात करें तो मेटल में भी यही रहता है, 3.09 से लेके 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। वहीं कोर में ये घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर से बढ़कर अंदर केंद्र बिंदु तक पहुँचते पहुँचते 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो घनत्व के स्रोत से हमें ये पता चलता है, सिर्फ ये पता चलता है कि पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है उस सतह का घनत्व कम और निचली सतह यानी सबसे आंतरिक और केंद्र बिंदु है उसका घनत्व सर्वाधिक है। ठीक, अगर हम समराइज करें तो ऊपरी सतह की बात करें तो ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि औसत घनत्व कितना है तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं केंद्र बिंदु का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे पता चला कि ऊपर से नीचे बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक, चलिए हम आते हैं अब ताप से संबंधित स्रोत पे। तो ताप क्या नीचे जाने पर बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ताप में वृद्धि होती है। तो 32 मीटर नीचे जाने पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है। पर ये वृद्धि निरंतर ऐसी नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे ये वृद्धि कम होती जाती है। अगली बार 40 से 50 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो ऐसे ही लगभग ये 100 किलोमीटर तक, लगभग प्रति 1 किलोमीटर पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर। पर ये ऐसा नहीं रहता निरंतर। अगली बार क्या होगा, 300 किलोमीटर के बाद ये वृद्धि क्या रहेगी, प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से वृद्धि होगी। अगली बार इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि होगी। तो ये जो वृद्धि है तापमान में ये बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती, ये कमी आती रहेगी निरंतर। लेकिन प्रथम 32 मीटर पे आपसे पूछा जाए तो कितने की वृद्धि होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो ताप से संबंधित स्रोत आपको पता चल गए। देखिए, जैसे दाब की बात करें तो दाब जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ताप भी बढ़ जाता है। ठीक, तो ये इसके अनुपाती होता है।
अब आते हैं हम पृथ्वी की प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत। तो पृथ्वी के प्राकृतिक जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले बताया गया है ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये आप जानते हैं। जब भूकंप आता है, भूकंप से जब ज्वाला निकलता है, मैग्मा निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है जो अतितप्त होता है, उसको ज्वालामुखी कहा जाता है। अच्छा, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही निकलता है। अब जब तरल या फिर अर्ध तरल पदार्थ जो होता है, इस ज्वालामुखी से हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि पृथ्वी के कहीं ना कहीं या तो केंद्र में या फिर बाहर रोड में तरल या अर्ध तरल पदार्थ है, जिसको मैग्मा भंडार के नाम से जाना जाता है, जहाँ से मैग्मा आता है। यानी हर बार ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, मैग्मा आएगा, तो वहाँ मैग्मा जमा है। तो सिर्फ ज्वालामुखी से ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ स्थित है। अब आते हैं उल्का पिंड की ओर। तो उल्का पिंड आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा जब पृथ्वी को सौरमंडल में आपने पढ़ा होगा कि उल्का पिंड है क्या। उल्का पिंड को भी दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है उल्काश्म, एक होता है उल्का पिंड। उल्काश्म और उल्का पिंड। उल्काश्म क्या है? उल्काश्म कुछ ऐसे कण हैं जो पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं और उसमें घर्षण की वजह से आग लग जाती है और जल जाते हैं। जो जल नहीं पाते वो पृथ्वी पर पिंड के रूप में गिरते हैं, उनको उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। अब उल्का पिंड किस तरीके के स्रोत हैं? जब ये गिरते हैं तो इससे संरचना के बारे में पता लगाया जाता है और ये किस तत्व से मिलकर बना है ये भी पता किया जा सकता है। तो ज्वालामुखी से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। वहीं आते हैं हम भूकंपीय तरंगों की तरफ। तो जो मैंने संरचना बना रखी है, ये जो विभाजन है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर होता है। तो भूकंपीय तरंगें किस तरीके से विचरण करती हैं, किस तरीके से चलती हैं, वो सीस्मोग्राफ यंत्र पर रिक्टर पैमाने की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत तो आपको पता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो उससे संबंधित स्रोतों के आधार पर भी पृथ्वी के बारे में बताया जा सकता है। तो ये सारी परिकल्पनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन स्रोत ऐसा है जो पृथ्वी के संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी देता है, तो उसके लिए आपका सही उत्तर भूकंपीय तरंगे होगा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम ऊपर बने डायग्राम की ओर। तो ऊपर बने डायग्राम में सबसे पहले आप समझें कि जो ये संरचना बना रखी है, इस संरचना में ये जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं भूपरपटी, जिसको अंग्रेजी में क्रस्ट, मेटल इंग्लिश में मेंटल, और अगली परत क्रोड, जिसको अंग्रेजी में कोर कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 परतें हैं। इनको विभाजन किस तरीके से किया गया है? जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि इनका जो विभाजन है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पे, तत्व की प्राप्ति के आधार पर भी किया गया है। जैसा कि सुएज ने भी इनको अलग अलग तरीके से बांटा है। सुएज ने इसको सियाल, सीमा और निफे के आधार पे बांटा गया है। ठीक, तो 1 बाय 1 हम इन परतों को पढ़ेंगे। और ये जो ब्लू कलर से मैंने ब्लू मार्कर से लिख रखा है, ये जो सतहें हैं, ये जो परतें हैं, इसको और अलग तरीके से ड्राइव कर रखा है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे सभी परतों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भूपरपटी। ठीक, भूपरपटी को इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। इसको सुएज ने सियाल भी कहा। सियाल इसलिए कहा क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता की वजह से इस परत का नाम सियाल भी रखा गया है।
इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में कौन परत लिथोस्फीयर है, तो इसको लिथोस्फीयर। ठीक, मुख्य प्रश्न ये है कि इसकी गहराई कितने से कितने किलोमीटर तक मिलती है। तो हमारी पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर 100 किलोमीटर तक भूपर्पटी मिलती है। ठीक, अब बात आती है कि क्या इसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन या फिर एल्युमिनियम मिलता है? तो नहीं, इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में लगभग 46.42% ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है। तो अगर प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक कौन तत्व भूपर्पटी में प्राप्त होता है, कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे इसको वायुमंडल समझ के नाइट्रोजन लगा देते हैं, जो कि गलत है। नाइट्रोजन नीचे जाने पे बिल्कुल नहीं मिलता। तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, उसके बाद सियाल, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ठीक, अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इन तत्वों में बढ़ोतरी होगी। अब अगर हम इन भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंगे 6.1 से शुरू होती हैं। 6.1 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अगर हम ऊपरी परत की बात करें तो इतने वेग से भूकंपीय तरंगे भूपर्पटी में विचरण करती हैं और ये स्पीड 6.9 तक बढ़ जाती है। यूनिट ध्यान से पढ़ें, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये जो पार्ट है पूरे पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% भाग है। 1% भाग पृथ्वी के आयतन का। ठीक, घनत्व आपको पहले ही बता रखा है कि घनत्व इसका 2.7 से लेके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि भूकंपीय तरंगों के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए हम आते हैं दूसरी परत की ओर। अच्छा, इससे पहले ये जो विभाजन सीमाएं हैं उनको भी याद कर लीजिए। कभी कभार यही प्रश्न पूछा जाता है कि सियाल और सीमा या फिर भूपर्पटी और मेटल को कौन विभाजन सीमा अलग करती है। तो विभाजन सीमा पहले समझ लीजिए होती क्या है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं और एकदम से भूकंपीय तरंगों में वृद्धि हो जाती है या फिर किसी भी मेटल में बढ़ोतरी हो जाती है या फिर कोई नया मेटल आ जाता है, तो वहाँ से ये बताया जा सकता है कि ये दूसरी परत शुरू हो गई। तो जो वैज्ञानिकों ने इस परत का आविष्कार किया उस हिसाब से उन्होंने उसका नाम रख दिया। तो देखिए ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये भूपर्पटी है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेटल है और यहाँ से यहाँ तक कोर है। तो भूपर्पटी और मेटल को जो परत विभाजित करती है, जो विभाजन सीमा विभाजित करती है, उसको कहा जाता है मोहोरोविकिक असंबद्धता, या फिर इसको इंग्लिश में आप याद कर लीजिए मोहो डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता को अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक, वहीं मेटल को कोर से जो अलग करती है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक, इन जो विभाजन सीमाओं को याद करने के बाद ये दो ही याद करनी है, एक मोहो डिसकंटिन्यूटी, एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन इससे अलावा अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने लिख रखा है, ये जो भूपर्पटी है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। जो विभाजन सीमा बीच की है, इसके ऊपर की सीमा को ऊपरी स्याल और नीचे की सीमा को निचला स्याल कहते हैं। अब ये जो विभाजन सीमा है इसका नाम है कोनराड असंबद्धता। ठीक वैसे ही जो मेटल है, मेटल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी परत को ऊपरी मेटल और निचली परत को निचला मेटल। अब इसको जो विभाजित करती है उस विभाजन सीमा का नाम है रैपटी असंबद्धता। रैपटी असंबद्धता के बाद ठीक वैसे ही जो कोर है, कोर को भी दो भागों में विभाजित किया गया है।
तो ऊपरी क्रोड को बाह्य क्रोड और निचली क्रोड को क्या कहते हैं, अंतः क्रोड। तो इसको जो विभाजित करती है उसको लेहमन कहा गया है। अब देखिए जो मुख्य मुख्य विभाजन सीमाएं हैं उसको मैंने रेड कलर से लिख रखा है, बाकी जो अंदर की सीमाएं हैं उसको ब्लू कलर से दिखा रखा है। ठीक, तो आपको ऊपरी जो परत है जिसका भूपर्पटी कहते हैं वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए दूसरे परत की ओर चलते हैं। दूसरी परत का नाम है मेटल। ठीक, तो मेटल की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक मिलती है। ठीक, अब आपसे कोई ये पूछे कि केवल मेटल की आप मुझे चौड़ाई बता दीजिए कितनी है, तो आप ये मत बता देना कि 2900 किलोमीटर है। 2900 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा, 2800 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहीं तक तो है, ऊपर की तो भूपर्पटी है। ठीक, तो जो मेटल है, मेटल की जो गहराई है 2900 किलोमीटर तक मिलती है। ठीक, मेटल को अंग्रेजी में मेंटल बोला जाता है ना, मेंटल। ठीक, इसको, इस परत को स्वेस ने सीमा कहा। सीमा देख लीजिए, मैंने दो पार्ट में लिखा रखा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता की वजह से इसको सीमा भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे आते हैं तो एकदम से भूकंपीय तरंगों में वृद्धि होती है। जहाँ 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड निचले स्याल में भूकंपीय तरंगें विचरण कर रही थी, वहीं यहाँ पर 7.1 हो जाती हैं। 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेके 7.9 तक। ठीक, तो लगभग, हाँ, तो इतने तक भूकंपीय तरंगें मिलती हैं। ठीक, इस परत का जो ऊपरी परत थी, ऊपरी परत को भूपर्पटी आपने बोला था, वो 1% इसके आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 1% भाग भूपर्पटी में मिलता है। बाकी 83% भाग आयतन का और 68% भाग द्रव्यमान का किसमें मिलता है, मेटल में। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आयतन पृथ्वी का कौन सी परत में स्थित है, तो मेटल में स्थित है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान पृथ्वी की कौन सी परत में स्थित है, तो मेटल में स्थित है। तो 68% द्रव्यमान का पार्ट और 83% आयतन का पार्ट मेटल बनाती है। इसको पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आते हैं तीसरी परत की ओर। तीसरी परत जो है उसको कोर कहते हैं, हिंदी में इसको क्रोड कहा जाता है। वहीं स्वेस ने इस परत को निफे बोला। निफे क्यों बोला इसको, देखो दो पार्ट में मैंने लिख रखा है, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस यानी लोहे की प्रधानता होती है, इस वजह से इसको निफे भी कहा जाता है। ठीक, इस परत का दूसरा नाम बैरीस्फीयर भी है। बैरीस्फीयर अगर नहीं याद हो तो समझ लीजिए बहुत गहरा है, इसलिए इसको बैरीस्फीयर कहा जाता है। ठीक, और ये जो परत है वो 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक मिलती है। यहाँ एकदम से भूकंपीय तरंगों में वृद्धि होती है और ये 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेके 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। ठीक, तो सर्वाधिक भूकंपीय तरंगों की जो स्पीड होती है वो केंद्र में होती है और सबसे कम कहाँ होती है, ऊपरी संरचना में। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ये कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी का घेरती है। तो देखिए गणित लगाइए, 1% भाग आयतन का भूपर्पटी घेरती है।
ठीक वहीं 83% भाग मेटल घेरती है, तो 83 और 1 84, बाकी बचा 16%, तो 16% भाग आयतन का क्रूड में आता है, और बाकी बचा आपका 68% था इसमें द्रव्यमान का, बाकी कितना बचा 32%, तो 32% भाग द्रव्यमान का क्रूड घेरती है। तो आपको याद हो गया होगा, याद नहीं हो तो कैलकुलेशन के हिसाब से ही याद रखिएगा कि 16% आयतन का और 32% द्रव्यमान का क्रूड में आता है। क्रूड को निफे भी कहते हैं क्योंकि इसमें निकेल और फेरस मिलता है, ठीक, इसको बेरी स्फीयर भी कहा जाता है। ये इसका जो घनत्व है, ताप है, वो मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, और इसके जो विभाजन सीमा है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है, और ये सारे टॉपिक्स करने के साथ साथ ये केवल वीडियोस आपको आपके नोट्स बनाने में, आपको इस टॉपिक की एक समझ विकसित करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आप NCERT की पुस्तकों से क्वेश्चंस को लगाते चलिए, अगर आप लगाएंगे तब ही ये मददगार होगी आपकी वीडियो, ठीक।